इंजीनियर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े कर दिए थे, लेकिन अब इनको आपस में कनेक्ट करने का मामला इनके गले पड़ चुका था। फ्रांस में दुनिया के सबसे ऊंचे मिलाऊ वायडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स अब एक बड़े मसले में फंस चुके थे। इनके ऊपर बने बनाए रोड सेक्शंस रखने थे। दो पिलर्स के दरमियान रखे जाने वाले एक रोड सेक्शन का वजन ही 25 लोकोमोटिव इंजन के बराबर था और ऐसे टोटल 8 सेक्शंस थे। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं थी जो 5000 टन वजन को 800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा सके। दो पिलर्स के ऊपर क्रेन लगाकर अगर रोड सेक्शन को खींचा गया तो पिलर्स ऊंचे होने की वजह से अंदर की तरफ आसानी से कोलैप्स हो जाएंगे। जितना ऊंचा पिलर होगा उसका टॉप उतना ही कमजोर होगा। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इस मसले को लेकर मिलाऊ वायडक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और हर गुजरते दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को $30,000 का फाइन लग रहा था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, फ्रांस में मौजूद मिलाऊ वायडक्ट दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज है, जिसको 2004 में 394 मिलियन यूरोस की लागत से तैयार किया गया था। ये जमीन से 1125 फीट की ऊंचाई पर खड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अजूबा है। आईफिल टावर से भी 45 फुट ऊंचा ये ब्रिज इतनी ऊंचाई पर है कि अक्सर ये बादलों पर तैरता हुआ दिखता है। इंजीनियरिंग कंपनी जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत दिखाई थी, वो असल में ये प्रोजेक्ट लेकर फंस चुके थे। फ्रांस की इन वादियों में लैंडस्लाइड्स और 130 किलोमीटर पर आवर की तूफानी हवाएं इनके काम को मुश्किल से नामुमकिन की तरफ धकेल रही थी। इतना ऊंचा 4 लेन हाईवे ना इससे पहले कभी बनाया गया था, ना आज तक किसी ने बनाने की हिम्मत की है, क्योंकि सब जानते हैं कि मिलाऊ वायडक्ट ने इंजीनियरिंग की लिमिट्स को सिर्फ क्रॉस ही नहीं बल्कि झंझोड़ कर रख दिया था। दूसरी तरफ इस ब्रिज को बनाना फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी थी। 1980s में फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट से बहुत परेशान थी। खास तौर पर हॉलिडे सीजन में ये ट्रैफिक तमाम शहरों से होकर गुजरता था और हर शहर की सड़कें जैम करता हुआ जाता था, खास तौर पर यहाँ की सिटी मिलाऊ को। ये सिटी 1500 फीट की गहराई में पहाड़ों के बीच में मौजूद है। नॉर्दर्न फ्रांस से आने वाले ट्रैफिक को पहले जिग जैग रोड से नीचे उतरना पड़ता था और फिर दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ता था। एक तो इस जिग जैग सफर में घंटों लग जाते और ऊपर से मिलाऊ सिटी में ट्रैफिक जैम के कम से कम 6 घंटे अलग से जाया होते थे। लिहाजा टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने पेरिस से स्पेन तक एक मोटरवे बनाने का इरादा किया। पेरिस से मिलाऊ तक तो मोटरवे बिल्कुल सीधा बन सकता था, लेकिन मिलाऊ पर एक डेड एंड था। 1500 फीट के ऊंचे पहाड़ और बीच से गुजरने वाली टान रिवर। इस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को बाईपास करने का एक ही तरीका था कि यहाँ लगभग पहाड़ की ऊंचाई जितना ही ब्रिज बनाया जाए। पर यह बोलना तो आसान था, लेकिन करना करीब नामुमकिन, क्योंकि 1980s में जब ये प्लान बनाया जा रहा था, उस वक्त दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज था। एक तो ये सस्पेंशन ब्रिज था और दूसरा पानी के सरफेस से लेकर रोड की हाइट सिर्फ 250 फुट थी, यानी मिलाऊ के पहाड़ों से 6 टाइम्स कम। ये देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि मिलाऊ पर ब्रिज नहीं बनाया जा सकता, और अगर इतना ऊंचा ब्रिज बन भी गया तो ये एक बहुत बड़े हादसे को दावत देने जैसा ही होगा। कई सालों तक ब्रिज बनाने का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रहा, लेकिन आखिरकार जब ट्रैफिक जैम्स हद से बढ़ गईं तो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास ये कड़वा घूंट पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डिजाइन से लेकर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियरिंग टीम को 3 मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े करना, वो भी पहाड़ों की स्लोप पर। दूसरा, उसके ऊपर 36,000 टन वजनी 4 लेन हाईवे रखना। और तीसरा, ब्रिज के ऊपर स्टील पाइलॉन्स को खड़ा करना। एक स्टील पाइलॉन एयरबस A380 से भी 2 टाइम्स वजनी। और सबसे बढ़कर ये सारे टास्क उनको जमीन से कई 100 फुट ऊपर करने थे। इस काम के लिए दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर को हायर किया गया। ये ब्रिजेस की डिजाइनिंग में पहले ही दुनिया में अपना नाम बना चुके थे।
इनका काम एक ऐसे ब्रिज को डिजाइन करना था जिसकी नजाकत तितली जैसी हो, लेकिन ये तितली हजारों टन वजन तेज हवाओं में भी झेल सके। इस डिजाइन में छोटी सी भी गलती किसी आफत का बायस भी बन सकती है। 2 सालों के बाद अभी लॉर्ड नॉर्मन फॉस्टर का डिजाइन ड्राइंग बोर्ड पर ही था कि उनकी रेपुटेशन को एक बड़ा झटका लग गया। कुछ सालों पहले उन्होंने लंदन का फेमस मिलेनियम फुट ब्रिज भी डिजाइन किया था। ईयर 2000 में जब इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोला गया तो सिर्फ इंसानों के चलने की वजह से ही ये ब्रिज बुरी तरह से झूलने लगा। इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ नुक्स था। 1.5 सालों तक ब्रिज को दोबारा बंद करना पड़ा, जिसकी रिपेयर में एक्स्ट्रा 50 लाख पाउंड्स लग गए थे। अगर ऐसा ही डिजाइन फ्लॉ मिलेनियम ब्रिज से 15 टाइम्स ज्यादा ऊंचे मिलाऊ वायरडक्ट में निकला तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। सालों की मेहनत के बाद फॉस्टर एक शानदार डिजाइन पेश कर चुके थे। ब्रिज के टोटल 7 पिलर्स डिजाइन किए गए और इसके ऊपर रोड कर्व शेप में होगा। पर मसला ये था कि पिलर नंबर 2 की हाइट सबसे बड़ी होगी, जबकि बाकी 6 पिलर्स स्लोप पर बनेंगे। मसला सिर्फ इस अनोखे डिजाइन को पेपर से निकालकर हकीकत में बदलना ही नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत की थी, उनको सिर्फ 4 सालों की डेडलाइन दी गई। डेडलाइन के बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 तय पाया था, यानी करीब 25 लाख रुपए हर गुजरते दिन का जुर्माना। अक्टूबर 2001 में मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज हो गया। ये ब्रिज 120 सालों के लिए बनाया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर्स की फाउंडेशन डालने से हुई, लेकिन उठते साथ ही जियोलॉजिस्ट की तरफ से एक बुरी खबर आ पहुंची। उन्होंने खबरदार किया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर्ड लाइम स्टोन है, जिसकी वजह से पत्थरों के बीच काफी खाली जगहें मौजूद हैं। इन कैविटीज में केव्स बनी है जहां बैक्टीरिया की एक यूनिक किस्म रहती है। ये ब्लू मोल्ड नामी बैक्टीरिया दुनिया की सबसे मशहूर रॉकफोर्ड चीज बनाने के काम आते हैं। पर जो चीज के लिए सबसे परफेक्ट है वो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं। जियोलॉजिस्ट ने यहाँ ड्रिलिंग और एक्सकवेशन के दौरान लैंडस्लाइड्स का खतरा जाहिर किया। इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी फाउंडेशन डालने का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मिलाऊ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन में एक ड्रामेटिक मोड़ आ गया, एक खतरनाक लैंडस्लाइड। इस लैंडस्लाइड ने पहले पिलर की फाउंडेशन को पत्थरों से ढक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई नुकसान ना हुआ। कंस्ट्रक्शन टीम ने ढलान को सीमेंट से स्टेबलाइज किया और प्रोजेक्ट को जारी रखा। ब्रिज के 7 बड़े बड़े पिलर्स बनाने में करीब 2 लाख टन वजनी कंक्रीट की जरूरत थी, जिसके लिए साइट पर ही एक फैक्ट्री बनाई गई। ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट था जिसमें 16,000 टन स्टील बार्स यूज होनी थी। अगर मिलाऊ वायरडक्ट में इस्तेमाल होने वाले सरिये को सीधा बिछा दिया जाए तो ये 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी दुबई से लेकर चाइना तक। आर्किटेक्ट का डिजाइन कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस पॉइंट पे उनको ख्याल आया कि क्या उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेकर कोई गलती तो नहीं की। मसला ये था कि पिलर्स की शेप यूनिफॉर्म नहीं थी, यानी एक जैसी नहीं थी, नीचे से मोटे और ऊपर से पतले। एक टाइम पे सिर्फ 4 मीटर सेक्शन के पिलर को बनाया जाता। स्टील के भारी फ्रेम से डाई बनाई जाती, फिर उसके अंदर कंक्रीट डाला जाता था और फिर अगले 4 मीटर में डाई उतारी जाती और फिर दूसरी शेप की डाई चढ़ाई जाती थी। 15,000 टन वजनी इस डाई को बार बार चढ़ाने और उतारने में ही काफी टाइम जाया हो रहा था। ये दौड़ वक्त के खिलाफ थी। पिलर्स की कास्टिंग को जितना टाइम दिया गया था, असल में उससे 6 महीने ज्यादा लग चुके थे। पर इंजीनियरिंग टीम के मसले सिर्फ यही नहीं थे। एक एक पिलर की लोकेशन अगर पिन पॉइंट जगह पर नहीं होगी तो उसके ऊपर रखा जाने वाला रोड सेक्शन कभी भी सीधा नहीं होगा। पिलर का बॉटम अगर 10 सेंटीमीटर भी जगह से हटकर बनाया गया तो टॉप पर ये 6 मीटर का डिफरेंस पैदा करेगा। इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। आसमान में मौजूद मल्टीपल सैटेलाइट्स की मदद से पिलर्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता करके वहीं बुनियाद डाली गई और पिलर्स की कास्टिंग के दौरान भी जीपीएस का इस्तेमाल किया गया ताकि पिलर्स का टॉप बिल्कुल वही हो जहां उसको होना चाहिए। दिन गुजरते गए, महीने और फिर साल। नवंबर 2003 में 7 पिलर्स अपनी फाइनल ऊंचाई तक पहुंच चुके थे।
245 मीटर लंबा पिलर नंबर 2 दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर हो चुका था। लेकिन इस कामयाबी के बाद उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का अगला मरहला सबसे मुश्किल था। इतनी ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर लंबा रोड सेक्शन बिठाना कोई मजाक नहीं था। इस पूरे रोड सेक्शन का वजन अंदाजन 36,000 टन था। ये वजन 90 एयरबस A380 जितना बनता है। इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी भी गलती इंसानी जान और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान कर सकती है। आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर 34 वर्कर्स की जान गई थी और 1970s में ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट गेट ब्रिज पर भी 35 वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे थे। इतिहास के इन नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए मिलाऊ वायडक्ट पे रोड स्टील के पोर्शंस में बनाने का फैसला किया गया। इस काम के लिए कई 100 किलोमीटर दूर आईफिल स्टील वर्क्स की मदद ली गई। ये उस वक्त वाहिद ऐसी कंपनी थी जो स्टील के इतने बड़े सेक्शंस बनाने की काबिलियत रखती थी। रोड के लिए 2200 स्टील के 2 कामत सेक्शंस बनाए गए, वो भी अलग अलग डिजाइन्स के। एक एक सेक्शन का वजन 90 टन था और इनको इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया कि एक बाल जितना भी डिफरेंस ना आने पाए। कटिंग और वेल्डिंग का काम तो मुश्किल था ही, लेकिन अब चैलेंज इनको कई 100 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने का था। रूट्स प्लान किए गए, पुलिस को ऑन बोर्ड लिया गया और कॉन्वॉय की सूरत में एक एक करके रोड सेक्शंस रवाना किए गए। इन तमाम स्टील सेक्शंस को बाहिफाजत कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने में टोटल 2000 से ज्यादा कॉन्वॉयज लगे थे। प्लान ये था कि इन तमाम स्टील सेक्शंस को वेल्ड करके इनको पिलर्स के ऊपर स्लाइड करवा कर आगे धकेला जाएगा, जैसा कि नॉर्मल ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में होता है। लेकिन मिलाऊ वायडक्ट किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। करीब 250 मीटर ऊंचे पिलर्स के दरमियान 342 मीटर्स का फासला है। अगर 5 टन वजनी सेक्शन को स्लाइड करवाया गया तो जब तक वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक पहुंचेगा, उसके बीच में ही सपोर्ट ना होने की वजह से पूरा सेक्शन नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे ना भी गिरे तो इतने ऊंचे पिलर्स पर रोड सेक्शंस को स्लाइड करवाने से पिलर्स एक एक करके गिरते चले जाएंगे। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस किस्म के ब्रिजेस को बनाने के लिए कोई नया तरीका इन्वेंट करने की जरूरत थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम के एक सीनियर इंजीनियर को आइडिया आया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई कि अगर एक कमजोर पाए वाली टेबल के ऊपर भारी बॉक्स रखा जाए और उसको जमीन से खड़े होकर धक्का दिया जाए तो पूरी टेबल साथ ही मूव करेगी। लेकिन अगर बॉक्स को टेबल के ऊपर चढ़कर पुश किया जाए तो फिर टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स के इसी कानून की मदद लेते हुए ये फैसला किया गया कि मिलाऊ वायडक्ट के पिलर्स के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश करे। इससे पहाड़ की तरफ से लगाया जाने वाला जोर डायरेक्ट पिलर्स पर नहीं पड़ेगा। इस काम के लिए पिलर्स के दरमियान 170 मीटर के फासले पर टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर्स भी खड़े किए गए, जो कि रोड सेक्शन के आधे वजन को बर्दाश्त करेंगे। ये नया सिस्टम एक तरह का प्रोटोटाइप था और उसको टेस्ट करने का भी टाइम नहीं था। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का फ्यूचर सिर्फ एक प्रोटोटाइप पे लटका हुआ था। 26 फरवरी 2003 का दिन कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के दिन इनकी सालों की मेहनत को एक ही दिन में टेस्ट किया जाना था। पिलर्स और रोड सेक्शन की मजबूती और पिलर्स के ऊपर लगाया गया हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम। इस नए सिस्टम के तमाम रैंप्स को एक ही साथ एक ही स्पीड से रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश करना था। अगर इनकी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो सारा वजन किसी एक पिलर पर पड़ेगा और इससे पूरा ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम काम कर गया और पूरे 2 दिन लगाकर सिर्फ 200 मीटर के रोड सेक्शन को पिलर नंबर 1 तक पहुंचा दिया गया। ये सारा काम मौसम देखकर किया जा रहा था। सिर्फ उन 3 दिनों को सेलेक्ट किया जाता जिसमें तेज हवाएं चलने का कोई चांस नहीं था। इसकी वजह सिंपल है, तेज हवाएं ब्रिजेस को आसानी से गिरा सकती हैं, खास तौर पर जब रोड सेक्शन की एक साइड हवा में बगैर सपोर्ट के लटक रही हो। 1940 में वॉशिंगटन स्टेट में टकोमा नैरोज सस्पेंशन ब्रिज के पिलर्स हवा को रोक रहे थे और उसके नतीजे में पूरा ब्रिज बुरी तरह से झूलने लगा।
अपनी लॉन्च के कुछ दिनों के बाद पूरा ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया। दिन गुजरते गए, रोड सेक्शन को पिलर्स के ऊपर रखने का काम जोरों शोरों से चल रहा था। मई 2004 तक दोनों साइडों से रोड सेक्शन बिछाए जा चुके थे। अब बचा था सिर्फ रिवर के ऊपर वाला पार्ट। अगर ये आखिरी सेक्शन ठीक से नहीं बैठा तो सारी मेहनत जैसे जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस सेक्शन में रोड कर्व भी हो रहा है, इसी वजह से इसका पिन पॉइंट जगह पर बैठना बहुत जरूरी है। इस मोमेंट को पूरा फ्रांस लाइव ब्रॉडकास्ट पे देख रहा था, जबकि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर खुद मौके पर मौजूद थे। हाइड्रोलिक रैंप का आखिरी बार बटन दबाया गया। 4 सालों में पहली बार नॉर्थ और साउथ सेक्शन के रोड्स आपस में मिल चुके थे, वो भी 99.9% एक्यूरेसी से। रोड कनेक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए 90 मीटर ऊंचे स्टील पाइलॉन्स को भी लगाना था। एक पाइलॉन 700 टन वजनी और ऐसे 7 पाइलॉन्स थे। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पाइलॉन्स को लगाना दुनिया में पहली बार अटेम्प्ट किया जा रहा था। मिलाऊ वायाडक्ट के सिर्फ रोड का टोटल वजन 40,000 टन है। इसके बाद इसके ऊपर डांबर का रोड बिछाया गया, जिसने 10,000 टन की एडिशन करके रोड का टोटल वेट 50,000 टन कर दिया। अंदाजे के लिए आपको बताते चलें कि ये वजन 1200 बैटल टैंक्स के वजन के बराबर बनता है, या फिर एक बड़ी क्रूज शिप जितना। इसकी मजबूती चेक करने के लिए एक साथ इसके ऊपर से 28 ट्रक्स गुजारी गई। हैरानी की बात यह थी कि रोड सेक्शन जिसको 50 सेंटीमीटर तक झूलने के लिए डिजाइन किया गया था, वो इन तमाम ट्रक्स के वजन से सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक झूला था। 16 दिसंबर 2004 को मिलाऊ वायाडक्ट पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। ये इंजीनियरिंग टीम की दिन रात खून पसीने की मेहनत का ही नतीजा था, जिन्होंने न सिर्फ कामयाबी से दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, बल्कि वक्त से पहले काम खत्म करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।